तो साथियों, आज हम लोग यूपी टेट की साइंस की दूसरी क्लास करते हैं। दूसरा टॉपिक है रेसे एवं वस्त्र तथा रेसों से वस्त्र तक, फाइबर्स एंड क्लोथ एंड फाइबर्स टू क्लोथ। मतलब सारा टॉपिक आपको एकदम टू द पॉइंट मिलेगा जो आपके सिलेबस में है। वस्त्र धागों से मिलकर बनता है तथा धागा तंतुओं से या रेसों से मिलकर बना होता है। तंतु या रेशा, फिर धागा, फिर कपड़ा और फिर वस्त्र का निर्माण होता है। रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हमें पढ़ना है रेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइबर। तो पौधे के किसी भाग जैसे तना, बीज, पत्ती, फल से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे से, जो रेशम के धागे वो रेशम के कीट के कोकन से प्राप्त किए जाते हैं। कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के पश्चात बनाता है। इन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान। रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार हमें जानना है। तो सबसे पहले एक होता है आपका कपास, कॉटन। कपास या रुई एक पादप रेशा है जिससे कपास पौधे के बीज बिनौले से प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता से होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु, तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच उपयुक्त माना जाता है। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिग्री वाला पॉइंट याद रखिएगा, मिट्टी और उष्ण जलवायु भी याद रखिएगा। बीटी कपास इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीकी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कपास प्रजाति विकसित की गई, जिसे बीटी कपास कहते हैं। इस कपास के पौधे में साइक्लोटॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है, जिस कारण फसलों की कीट पतंगों से रक्षा होती है। बात करते हैं जूट की। तो जूट एक पादप रेशा है, ये जे है बाबू, इसको सही कर लीजिएगा, जिसे पटसन पौधे सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। स्टेट याद रखिएगा। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं और पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। पादप रेशे एवं उनके स्रोत। रुई कपास के बीजों से, जूट पटसन सनई तनों से, फ्लैक्स अलसी तीसी तनों से, नारियल रेशा जटा नारियल फलों से प्राप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पटसन के तनों को पानी में कुछ दिनों तक सड़ाकर रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। गांव में देखा होगा, तालाब में एक बड़ा सा डंडा रहता है, उसको डुबो देते हैं, फिर उसको छील छील के निकाला जाता है। ये वही चीज है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। ऊन सामान्यतः भेड़ के बालों से मिलता है। याक, ऊंट और बकरी, इनसे भी मिलता है। अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। भेड़ पालन और प्रजनन। भेड़ों के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोएं अधिक मुलायम, पतले और हल्के होते हैं। भेड़ के रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा पर स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। इन्हीं बालों का उपयोग ऊन बनाने के लिए किया जाता है। जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग, सोल्टर्स रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ों में सबसे अच्छा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे अच्छा ऊन किसका होता है?
ये है आपका रेशम का कीट बाबू। ठीक है, रेशम कीट का जीवन चक्र, सिल्क वार्म लाइफ साइकिल, सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, तो ये पूरा आपको इमेज में दिखाया गया है। इस इमेज को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। इस इमेज में सब कुछ आपको दिखाया गया है, कैसे प्रक्रिया चलती है, क्या होता है ना। तो सबसे पहले ये है आपका अंडा, फिर उसके बाद ये है लार्वा, फिर यहाँ से प्यूपा और कोकून कैसे बनता है, फिर इस तरीके से इसको अलग किया जाता है, यहाँ से कैसे अंडे को फोड़ा जाता है, फिर ये सारी प्रक्रिया इसमें समझाई गई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि पेड़ों पर पाले जाते हैं। कहाँ कहाँ पाले जाते हैं याद रखिएगा। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत की पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिन्हें कैटरपिलर इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये पेड़ की कोमल पत्तियों को खाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में वृद्धि करके जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं। रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे से पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर सूख कर रेशम के रेशे में बदल जाता है। इसी बीच जो लावा है वो प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। रेशम के रेशों से रेशों से लिपट कर प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाता है। इन प्यूपा युक्त गोलाकार रचनाओं को कोपा या कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं तथा अपना नया जीवन चक्र प्रारंभ करते हैं। कि जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है वो सारा इस इमेज में दर्शाया गया है। आप इस इमेज को डिटेल से अध्ययन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख करके अध्ययन कर लीजिएगा। सारी चीजें इमेज में बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। ठीक है, चलिए। रेशम कीट का पालन, रेशम कीट के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र है कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में। ये याद रखिएगा कहाँ है। नर कीट की तुलना में मादा कीट है वो आकार में बड़ी होती है और एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। कोकून से रेशम प्राप्त करना, गेटिंग सिल्क फ्रॉम कोकून्स। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 950 डिग्री से 970 डिग्री तक 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ये याद रखिएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है। रेशम कीट के एक कोकून कोया से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। ये भी याद रखिएगा। 1 किलोग्राम रेशे प्राप्त करने के लिए लगभग 5550 कोकूनों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा। खनिज रेशे, साधारणतः सोना, चांदी, अन्य धातुओं के खिंचे हुए तार ही खनिज रेशों के रूप में प्रयोग होते हैं। अज्वलनशील तंतुमय धातु ही प्राकृतिक खनिज रेशे हैं। इनका उपयोग आग बुझाने वालों की पोशाक, अज्वलनशील पर्दे आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो तंतु खानों माइंस से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें खनिज तंतु कहते हैं। अगला चैप्टर है आपका तीसरा है ये सजीव एवं निर्जीव। इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। ये आज के लिए टॉपिक था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।